नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर उस राजा ने अपनी इकलौती एकमात्र बेटी की शादी अगर उस बंदर के साथ में क्यों कर दिया। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहिएगा। क्या राजा वास्तव में पागल हो गया था? आखिर राजा के साथ में ऐसी क्या मजबूरियां पड़ गई कि बस उसको अपनी बेटी की शादी बंदर के साथ करनी पड़ी। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो अवश्य आपको कुछ नई चीजें सीखने को अवश्य मिलेगी। तो बस देरी किस बात की है, चलो ना इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल शिकार खेलने के लिए चला गया था और वहां पर जो कुछ खाने का बंदोबस्त कर रहा था। लेकिन जब सैनिकों के साथ में खाने का बंदोबस्त वह राजा कर रहा था तो सामने एक दरख्त पर जो है एक बंदर बैठा हुआ था। जो बंदर तो बैठा हुआ था लेकिन बंदर वाली हरकत कोई भी नहीं कर रहा था। राजा की नजर जब उस बंदर पर पड़ी तो बड़ा ही दया आ गई। यह बंदर कब से यहाँ पर बैठा हुआ है। उसने सोचा कि यह बंदर भी भूखा होगा, थोड़ा सा इसे भी कुछ दे दो खाने के लिए, जब हम लोग खा ही रहे। बस तुरंत सैनिकों से कहा कि इसे एक पत्तल पर ले जाकर के दे दो खाना। लेकिन जैसे ही वे सैनिक जो एक पत्तल पर उस बंदर को खाना ले गए तो वह जो उस खाने को साइड में कर दिया और वहां पर वह जमीन पर लिखता है कि मुझे राजा जैसे आप थाली में दिए हैं खाना, वैसे भी अगर थाली में खाना मिलेगा तो मैं खाऊंगा। वह राजा जो है इस बात को सुन करके बड़ा ही हैरान हो जाते हैं कि राजा के सामने जो बंदर है वो बंदर लिख सकता है। उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि आखिर ये बंदर कैसे लिख सकता है। वास्तव में ये बंदर किसी का पालतू बंदर होगा, बहुत होशियार बंदर है, बहुत चालाक बंदर है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इतना इसमें अकल है तो इसको थाली में अच्छे से खाना दिया जाए। फिर जो है सैनिकों ने अच्छे से थाली में परोस करके उस बंदर को खाना देता है और वह भोजन करता है। भोजन करने के बाद शाम का वक्त होता है, तब तक अचानक काली बादल छाती है और मौसम खराब होने की संभावनाएं बनती है। लेकिन जब मौसम खराब होने ही वाला रहता है तो उन लोगों ने कुछ टेंट ताने अच्छे से व्यवस्था की है ताकि राजा साहब को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। लेकिन राजा साहब को दया आ गई कि शायद उस बंदर को भी तो चोट लग सकते हैं, वह बंदर भी तो भीगेगा। उन्होंने एक जो है कपड़ा दे दिया और कहा कि बंदर से ढक लेना। लेकिन फिर से बंदर वह जमीन पर लिख देता है कि जैसा राजा साहब को व्यवस्था किया गया है वैसे भी मेरे को चाहिए, तब वरना तो मैं वैसे खुले आसमान के ही नीचे रह सकता हूँ। ये बात जब सैनिकों ने राजा साहब से कहा तो बड़ा ही राजा साहब भी आश्चर्यचकित हुए, अचंभा हुए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक टेंट तैयार किया जाए और उसके लिए भी वैसे ही व्यवस्था सैनिकों ने किया जैसा राजा साहब को किया था। 3-4 दिन हर तरीके से वह राजा की बराबरी करता रहा। राजा साहब समझे कि ये बंदर बहुत होशियार है और मेरे काम में आएगा। अब जो है राजा साहब अपने महल जो है चलने की तैयारी करते हैं तो सैनिकों ने कहा, रे बंदर से पूछ लो कि क्या वो अभी महल चलेगा, क्योंकि बड़ा ही अच्छा और होशियार बंदर प्रतीत होता है और ऐसे बंदर को मैं छोड़ करके नहीं जाना चाहता। तो बस सैनिकों ने गया और उस बंदर से पूछा तो बंदर ने तुरंत लिखा, हाँ यदि राजा साहब मेरे को साथ में लिवा जाना चाहते तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा साहब जैसे हाथी पर सवार होकर के अच्छे से जा रहे वैसे भी मेरे को अगर हाथी सच के आएगी तब मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं यहीं पर ठीक हूँ। राजा साहब बड़े ही हैरान हुए लेकिन कहे चलो कोई बात नहीं, काम का चीज है, काम का बंदर है, बड़ा होशियार बंदर है, लोग देखेंगे अचंभित हो जाएंगे। और फिर उसके लिए भी वैसा ही व्यवस्था किया गया कि हाथी सजाया गया और वह बंदर हाथी पर बैठ करके जैसे राजा साहब जा रहे थे वैसे वह भी गया। जब वो राज दरबार में अपने वह राज्य में पहुंचते तो पूरे राज दरबार के जो भी लोग रहते वह देख करके बड़े ही हैरान होते कि राजा साहब का कहीं दिमाग तो नहीं घूम गया ना। वह एक बंदर को हाथी पर इतना जो इज्जत मान सम्मान से आखिर ऐसे क्यों ला रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो बंदर राज दरबार में जाता है तो राजा साहब जहां पर बैठ करके वे न्याय करते हैं उसके बगल में जो एक और कुर्सी लगता है और उस पर जो एक बंदर बैठा रहता है। शुरुआत में जो भी दरबार के लोग थे, जो भी मंत्री लोग थे तो बड़े ही हैरान होते थे। लेकिन जब राजा साहब कोई भी न्याय करते थे ना, अगर बाई चांस उनसे गलत हो जाता था तो वह बंदर इतना होशियार था कि तुरंत उस कागज को फाड़ देता था और उस पर सही जो न्याय लिख कर देता था। शाम का समय जब हुआ तो उसे जो है सोने की व्यवस्था की गई कि चल ठीक है किनारे में बंदर सो जाएगा। लेकिन वो बंदर कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं सोता, जैसे आपका महल है वैसे
मेरे को भी एक सेपरेट महल चाहिए, तब मैं सोऊंगा और अपने महल में रहूंगा। राजा साहब बड़े ही हैरान हुए, कहे कि तब तक जब तक महल नहीं बनता है तब तक तो यहीं पर सो लो। फिर जो है राजा साहब का जहां पर शयन कक्ष था वैसे ही ठीक व्यवस्था जो एक कमरे में किया जाता है, और इस बंदर के लिए एक बगल में ही महल तैयार किया जाता है। और कुछ दिन में वह महल तैयार भी हो जाता है और वह बंदर अब उस महल में रहता है। लेकिन जब वह बंदर से काफी लोग जो परिचित हो गए थे, क्योंकि वह बंदर बड़ा ही होशियार था, कोई कुछ नहीं, पूरा तो घर में घूमता, सब कुछ फिरता, कभी उससे बंदर की हरकत जो है कभी कोई डाल तोड़ भी देता था तो डर के मारे कोई जो शिकायत नहीं करता था, क्योंकि राजा साहब को उस बंदर से बड़ा ही प्रेम था। लेकिन वहीं पर जो उनकी रानी थी ना, उनकी रानी को 1% भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि यह बंदर मेरे पति को, मेरे स्वामी को अपने बस में कर लिया है। वह हर बात उनकी मानते हैं। आखिर ये बंदर है क्या चीज? उसने बंदर को मारने का प्लान बनाया। बस रानी ने एक बार क्या काम किया कि जो है उस बंदर को जो खाना दिया जाता था उसके खाने में जहर मिला करके दे दिया। और जैसे ही जब जहर मिलाता, चूंकि चार तो बंदर था और वो उस खाने को जब महकता है, सुगंध करता है, तो उसे खाना कुछ अजीब महसूस होता है और वो ले जा करके खाना जो डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन जब डस्टबिन में डालता है तभी जो है वहां पर एक बिल्ली आती है और उस खाने को चख लेती है, और कुछ ही समय में वह बिल्ली जो उल्टी करना शुरू कर देती है। वह समझ जाता है कि बंदर इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावटें हैं। और तुरंत जो है राजा साहब को एक पत्र लिख करके भिजवाता है, कहता है कि आपकी रानी ने मेरे साथ में बहुत गलत काम किया। आपकी रानी ने मेरे साथ में मेरे को मारने की कोशिश की है, मेरे खाने में जहर मिला करके दिया, और एक बार नहीं कई बार अनेक प्रकार के ऐसे हरकतें कर चुकी है। लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो समझ लीजिएगा आपका राज में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा विध्वंस हो जाएगा। आपको लगता क्या? इस तरीके से जब राजा को पता चलता कि रानी इस बंदर को मारने वाली थी, वह राजा साहब अपने आते हैं और अपनी रानी को डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन एक दिन जब वह बंदर उस महल में जो है वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था, तो राजा साहब की इकलौती एकमात्र एक बेटी थी। वह बेटी भी उसी घर में रहती थी, लेकिन कभी उस बंदर का और उसकी बेटी से जो कभी आमना सामना नहीं हुआ था। और जब वो बंदर जो है उसी घर में जो क्रीड़ा कर रहा था, जा रहा, तब तक जो उसकी बेटी, जो राजा साहब की बेटी थे, उनका सामना उस बंदर से पड़ गया। वो बेटी बहुत ही डर जाती है और जिससे डर करके वह जो है भाग जाती है अपने कमरे में। लेकिन वो बंदर समझ जाता है कि हाँ, ये राजा साहब की बेटी, और देखो ना कितनी खूबसूरत है, क्या गजब की चीज है। अब तो वह उनकी बेटी की तरफ वह पीछा करने लगता है। वह धीरे धीरे जो है, जब वह बिस्तर पर लेटी रहती थी तो वह जो है बंदर चाय लेकर के जाता था, वह उन्हें जगाता था, और धीरे धीरे कर करके आखिर उस बंदर ने उस राजा साहब की बेटी के प्रति जो अंदर डर बैठा हुआ था, उस डर को खत्म कर देता, और फिर जो उनकी बेटी को उस बंदर से प्रेम हो जाता है। अब तो हर समय उस बंदर के साथ वह राजा साहब की बेटी भी अधिकतर समय बिताया करते थे। अब वह बंदर राज दरबार में बहुत ही कम समय व्यतीत करता था, बल्कि हर समय राजा साहब की बेटी के साथ में रहा करता था। जो यह बात रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रानी ने राजा साहब से कहा, देखिए, भले वह बंदर आया और आपको अपने बस में किया, और अब देखिए इतना हद कर दिया कि वह मेरी जो बेटी है ना, उसके साथ में हर समय जो रहना शुरू कर दिया। कहीं देखिएगा एक न एक दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उस बंदर से कह दीजिए कि आखिर ये सब काम बिल्कुल ना करें। और बस राजा साहब गए उस बंदर से ये सब चीजें मना करने के लिए। वह फटाफट तुरंत एक पेन लाता और कागज पर लिख करके देता कि राजा साहब, मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, आप जो है अपनी बेटी का शादी मुझसे करा दीजिए। राजा साहब इस बात को सुनकर के बड़े ही हैरान होते, एक बंदर के साथ मैं अपनी बेटी का हाथ मैं कैसे दे सकता हूँ? उसने कहा, तुम बंदर हो और बंदर के शादी में कैसे कर सकता हूँ? उस बंदर ने कहा, राजा साहब आप चिंता मत करिए, इसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी को हर तरीके से मैं सुखी रखूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन राजा साहब कोई बातें विश्वास नहीं होती, आखिर एक बंदर मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकता है? बड़ी अचंभित की बात है। उसने कहा, नहीं, मैं शादी तुम्हारे साथ हम नहीं कर सकता। चूंकि वो बंदर बहुत ही होशियार था और राजा साहब के कमर में जो तलवार थी, तुरंत हुआ लपक करके और उस तलवार को निकाल करके राजा साहब के गर्दन पर लगा देता है। कहता है कि राजा साहब, अगर आपने
इसमें थोड़ी भी आनाकानी की, अगर आपकी बेटी की शादी अगर मेरे हाथ में नहीं दिया तो सोच लीजिएगा आपका सर जो धड़ से अलग कर देंगे और फिर ये पूरा राज दरबार आपका खत्म हो जाएगा और मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। भलाई इसी में है कि आप जो अपनी बेटी की शादी इसी में मुझसे कर दीजिए। राजा साहब ने कहा मेरे को कुछ समय का समय दो, अपनी बेटी से अपने पत्नी से सवाल जवाब करने के बाद मैं बताऊंगा। उसने कहा जो भी हो लेकिन आंसर हाँ में ही होना चाहिए। राजा साहब अपनी पत्नी को ये सब बातें नहीं बताना चाहते थे और ना ही बताएं। सुबह होते ही जो अपनी बेटी के पास में गए और बेटी से कहे कि देखो बेटी, तुम मेरी चांद का टुकड़ा हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं, लेकिन अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, कल मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो बेटी तुम इस राजपाट को तुम और तुम्हारी मम्मी मिलकर के अच्छे से रेख देख करना। बेटी ने कहा पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे आपको क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाले, पूरी प्रजा को आपकी जरूरत है और आपको भला क्या हो सकता है? तो उस राजा ने कहा कि देखो बेटी, एक राज की बात है, अगर बोलो तो मैं तुम्हें बताऊं। तो उसने कहा हाँ बोलिए क्या बात है? उसने कहा कि बंदर जो है तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता, शादी करना चाहता, और भला मैं अपनी बेटी की शादी जो कैसे बंदर के साथ में कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा काम नहीं किया तो वह बंदर मुझे मार देगा, क्योंकि वह बंदर बहुत ही चतुर है। इसलिए मैं मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी जो इस बंदर के साथ में नहीं कर सकता। तो उस बेटी ने कहा पिताजी आपका दिमाग तो कहीं ना घूम हो गया है। अरे वह बंदर है ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता, अगर आप यहाँ पर नहीं रहते तो पूरा राजपाट इसको कौन चलाएगा? बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आपका यहाँ पर रहना जरूरी है, पूरी प्रजा को आपकी जरूरत है, किसी दूसरे की नहीं है, आपका रहना जरूरी है। अरे भला मेरी शादी की बात है, ठीक है, मेरे नसीब में जो लिखा रहेगा मेरे भाग पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर वो बंदर ऐसा कर रहा है तो ठीक है, वो कह रहा है ना खुश रखने को, तो कुछ राज की बात होगा। फिर जो राजा साहब वो तैयार हो जाते हैं और पूरे राज्य में पता चल जाता है कि राजा साहब ने अपनी बेटी की शादी बंदर के साथ करने के लिए तैयार हो गए। फिर जो बड़े ही धूमधाम से राजा साहब अपनी बेटी की शादी जो उस बंदर से करते थे। अब वो बंदर राजा साहब की बेटी को लेकर के अपने महल में रहता। दिन के समय में जो राजा साहब की बेटी अपने इस महल में चली जाती और रात के समय में वह जो बंदर के पास चली जाती। राजा साहब बड़े ही हैरान रहते थे कि आखिर ये कैसे जो मेरी बेटी दिख रही इतनी खुश कैसे दिखती है। रानी भी बड़ी हैरान थी कि मेरी बेटी कभी कुछ दिक्कतें नहीं बताती, समस्याएं नहीं बताती, वो बड़ी खुश रखती है, कुछ दिक्कतें नहीं, ताकि वो बंदर के साथ में कैसे खुश रख सकती है। एक आध दो बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार बेटी ने यही कहे कि माँ मेरी जो है पति बहुत अच्छे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हमको हमेशा खुश रखते हैं। तो रानी ने एक बार चुपके से रात्रि के समय में दाई का ड्रेस पहना और गया चेक करने आखिर मेरी बेटी खुश कैसे रहती है। और जब वो कमरे में जाती है तो खिड़की से कहीं से झरोखे से आवाज सुनती है, और वो आवाज सुनती तो अंदर तो दो पति पत्नी ऐसा लग रहा है कि किसी से बात करते हुए पता चल रही हो। वो समझ नहीं पाती है कि रानी आखिर अंदर कौन हो सकता है, किससे मेरी बेटी बात कर रही है। लेकिन जब एक झरोखे से देखती, जंगले के रास्ते से देखती, तो अंदर एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार जो बिस्तर पर लेटा हुआ, तो उस राजकुमार को देख करके बड़ी ही खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आती तो देखती कि दरवाजे पर जो एक बंदर का बहुत बड़ा खाल रखा हुआ है, और वह समझती कि अच्छा दिन के समय में यह बंदर का खाल जो है लपेट करके घूमता रहता है, क्यों ना इस बंदर को खाल को अगर मैं जला दूं तो कितना बेहतर होगा। इतना बंदर की खाल रहेगा और मेरा पति जो सबके सामने खुल करके रहेगा, मेरे जो दामाद है। और इस तरीके से उन्होंने उस बंदर की खाल को उठाया और ले जा करके उसमें आग लगा दी। लेकिन जैसे ही उधर रानी ने आग लगाया उस बंदर की खाल में, इधर जो है इस राजकुमारी के जो पति थे, इस शहजादा राजकुमार जो था, उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। जैसे चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, तुरंत तो कहता है मेरी खाल को कोई जला रहा है, मेरी खाल को जला रहा है, मेरी खाल को कोई जला रहा है। वह भागी भागी उस खाल को ढूंढती, लेकिन खाल नहीं वहाँ पर रहता है। वह समझ जाती कि मेरी माँ ही आई होगी, और वह जब अपने राजमहल में जाती है तो देख रही होती कि सामने ही मेरी माँ जो खाल जला रहे थे, वह तुरंत जो है उस खाल को बुझाती है। कहती कि माँ अरे आप क्या कर रही हैं, आप मेरे पति को मार दे, आप अपने दामाद को मार रही, आप क्या कर रही हैं।
उसने कहा नहीं बेटी, मैंने सोचा कि आखिर ये तुम्हारे जो पति हैं, मेरे दामाद जो है ना, आखिर ये हमेशा इस खाल को ओढ़ करके रहते हैं। इससे अच्छा मैं सोचूं कि अगर जला देंगे तो हमेशा आदमी के रूप में रहेंगे ना, इस वजह से मैंने सोचा। उसने कहा नहीं नहीं, इसी में उनका प्राण बसता है और आपने ऐसा काम कर दिया। वह जो उसको आग को शांत करके जब वह बेटी अपने पति के पास में जाती तो वहां पर उनका पति रहता ही नहीं है, वहां से गायब हो गया रहता। अब तो बेचारी बड़ी ही हैरान हुई कि माँ आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पता नहीं कहाँ मेरे पति चले गए। और आज तक उन्होंने इराज की बात भी बताया नहीं था। रात्रि के समय में वह जो है एक इंसान बनते थे और दिन के समय में वो बंदर के तरीके से रहते थे। उनको कुछ श्राप मिला था, लेकिन ये बातें मेरे को अभी बताए नहीं थे, पूछने ही वाले थे, बताने ही वाले थे, लेकिन आपने तब तक ऐसा काम कर दिया। अब तो वह बेचारी अपने उस पति के याद में वह जो हर पल ढूंढती रहती, वो उस महल को छोड़ दी, नगर नगर जो अपने पति को ढूंढना शुरू कर दी। एकदम विरह में पागल हो गई थी, जंगल जंगल ढूंढना शुरू कर दिया, आखिर मेरे पति देव कहाँ गए कहाँ गए। और घूमते घूमते बेचारी एक जंगल में पहुंचती, काफी निराश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसी पेड़ पर जो है एक चकवा और एक चकवी पक्षी बैठते रहे और वे दोनों बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो बगल का राजकुमार है ना, इतने दिनों से पता नहीं कहाँ गायब हुआ था और किसी जालिम इंसान ने उसको इतना बुरी तरीके से जला दिया कि उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। उसका इलाज करने के लिए कोई जो आ रहा है उसका इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है। उसने कहा आखिर क्या तुमको पता है कि इसका राजकुमार का इलाज कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ, हम लोग जिस पेड़ पर बैठे हैं ना, इस पेड़ की जड़ को अगर पीस करके उनके शरीर पर अगर लगाया जाए 40 दिनों तक, तो 40 दिनों में उसका जख्म जो बिल्कुल भर जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे जो है वह राजकुमारी बैठी सारी की सारी बातें सुन रही थी और वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये मेरे पति के ही बारे में बात हो रही है। वह समझ जाती है और उस पेड़ की जड़ को लेती है, उखाड़ करके अच्छे से धुल करके साफ करके ले लेती है और वो अपना अपना जो वेशभूषा रहता है बिल्कुल एक वैद और हकीम के तरीके से बना लेती है, जेंट्स जैसे। और फिर जो है वह जो है उस नगर की ओर चल पड़ती है। पूछते पूछते जाती है कि हाँ, सब लोग यही बताते, पता नहीं किस जालिम इंसान ने जो राजकुमार इतने दिनों से गायब थे और उनको इतना बुरी तरीके से जला दिया। और अब पूछते पूछते उस महल में चली जाती है। वहाँ पर किसी ने सैनिकों ने कहा करे कोई यहाँ पर वैद्य हकीम आया है जो बिल्कुल देखने में जवान लगता है और वह कह रहा है कि हम राजकुमार का इलाज कर देंगे। राजा ने कहा इतने बड़े बड़े वैद्य हकीम आए तो मेरे बेटे का इलाज नहीं कर सके, भला नौजवान इसको क्या सीख होगा, लेकिन चल कोई बात नहीं, अगर इलाज करने आया है तो ठीक है। उसने कहा कि मेरे को उस राजकुमार के साथ में 40 दिनों तक रहना होगा और मेरे को अच्छे से इलाज करना होगा। राजा ने कहा कि अगर मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो सोच लो तुम्हें मुँह मांगे जो इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं ठीक किया तो तुम्हें जो जेलखाने में बंद कर दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है। चूंकि रानी ही गई थी, राजकुमारी ही गई थी, उसकी पत्नी वेशभूषा बदल करके कोई पहचाना नहीं। वह जो राजकुमार के कमरे में भी जाती है, पूरा का पूरा शरीर पर छाले पड़े हुए थे। वह उस समय को याद करती कि मेरी माँ ने आज क्या कर दिया मेरे पतिदेव के साथ में। अब तो वह उस लेप को लगाती और उनका हर तरीके से अच्छे से सेवा करती और धीरे धीरे कुछ जख्म जो है भरना शुरू हो जाते हैं। उस राजकुमार को भी भरोसा हो जाता है, राजा साहब को भी भरोसा हो जाता है कि हाँ मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे वह घाव भरना ठीक शुरू हो जाते हैं। 1 महीने जब बीत जाते हैं तो उस राजकुमारी ने अपने पति से कहा, चूंकि वे तो नहीं पहचाना था, उन्होंने कहा कि अगर आपका जख्म भर जाएगा तो आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ अभी। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कहा कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ना, अगर आप मेरे को अंगूठी दे देते तो अच्छी बात होती, बाद में आप जो कुछ भी दीजिएगा, लेकिन अभी मेरे को आपका ये अंगूठी चाहिए, रिंग चाहिए। उन्होंने कहा रिंग की बात करती हो, बस ठीक हो जाए तो मैं हर कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद 40 दिन हो जाता है और रिंग तो ले लेते, लेकिन 40वां दिन अब बिल्कुल जख्म भरने ही वाले थे, थोड़े बहुत बाकी थे, लेकिन 40वां दिन इलाज करके और उस लेप को लगा करके और रात के समय में वह गायब हो जाती है। और जब वह गायब हो जाती है तो सुबह होते ही वह राजकुमार भी, राजा भी, राजा के सैनिक भी उस वैद्य और हकीम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस वैद्य हकीम का कोई पता ही नहीं चलता है। उन्होंने कहा अरे कितना अच्छा वैद्य हकीम आया था, नौजवान भले ही था लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दिया और बिना कुछ लिए, बिना इनाम की रकम लिए वो घर से गायब हो गया। उसे ढूंढना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई पता नहीं मिलती है।
फिर जब अच्छे से वह राजकुमार ठीक हो जाता है तो उसे याद आती है अपने पत्नी की कि चल ठीक है, अपने पत्नी की थोड़ा हाल चाल देख लें क्या उसकी हालत है। अब वह राजकुमार जो है अपनी पत्नी से मिलने के लिए वह उस राज्य में जाते हैं। और जब वो उस राज्य में जाते हैं तो राजा साहब से मिलते हैं। तो राजा साहब ने कहा, मैंने तो पहले कभी आपको देखा नहीं। तो उस राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं वही बंदर हूँ जिस बंदर से आपने अपनी बेटी की शादी की थी। तब तक जो है वहाँ पर जो है वो राजकुमारी भी आ जाती है। वह देखती है तो बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। रानी भी पहचान जाती कि रानी कहती कि हाँ ये वही है, ये वही बंदर है और जिसका मैंने खाल जलाया था। रानी भी बड़ी प्रसन्न होती है, राजकुमार भी बड़ा ही प्रसन्न होता है। अपनी पत्नी को देख करके दोनों लोग मिलते हैं। लेकिन राजा साहब ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिर वो बंदर की खाल जो है क्यों, आखिर बंदर बनने का कैसी कहानी है। तो उस राजकुमार ने कहा कि ये सब बातें मैं बताने ही वाला था, लेकिन अभी तो कुछ ही दिन बीते थे तब तक मेरे साथ हादसा हो गया। असल बात यह है कि जब मैं जो अपने सैनिकों के साथ में जो एक बार जंगल में जो है शिकार खेलने गया था, लेकिन एक हिरन का मैं पीछा करते करते गया और हिरन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सैनिक पीछे छूट गए और मैं तीर चलाता गया, लेकिन हिरन को नहीं लगा और एक तीर जा करके ऐसी जगह लगता है जहां पर ऐसे लगता है किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। और जब मैं उस आवाज की तरफ जाता हूं तो वहां पर एक जो है छोटा सा बच्चा रहता है, उसके पैरों में वह तीर लग गया रहता है। और जब वह तीर लग गया रहता है तो वो काफी चिल्ला रहा था, लेकिन वहां पर जो एक ऋषि महात्मा थे, वे जो ऋषि महात्मा उस बच्चे को गोद में लिए हुए थे। और बस मैं भागा भागा गया तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मेरा तीर उस बच्चे के पैर में लग गया। वे ऋषि महात्मा इतना गुस्से थे, उसने कहा, अरे कौन है, इंसान नहीं ना, वो बंदर है ना, अरे वो बंदर बन जा, मेरे बच्चे के साथ में जो ऐसा काम किया। बस मैं तो वहीं पर था और देखते ही देखते उनका श्राप मेरे को लग जाता है और बस मैं वहां पर बंदर बन गया। मैं तुरंत जो उस ऋषि महात्मा के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा, बाबा जी मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ करके नहीं काम किया था, अनजाने में हो गया, लेकिन अनजाने में इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते, मैं ऐसे बंदर बना रहूंगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं एक राजकुमार हूँ। और वो काफी गिड़गिड़ाने लगते हैं। वह छोटा सा बच्चा कहता कि पिताजी माफ कर दीजिए, जानबूझ करके नहीं, गलती मेरा, घाव फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको जीवन भर बंदर बनना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। तो फिर जो उनको मुक्ति करने के लिए ऋषि महात्मा ने उपाय बताया था। उस महात्मा ने कहा था कि अगर साल भर के अंदर तुम जो अपनी शादी अगर किसी लड़की से कर लोगे और तो साल भर के बाद जो फिर से तुम इंसानी शरीर में आ जाओगे, लेकिन लड़की से शादी करोगे तो दिन के समय में तुम बंदर रहोगे और रात्रि के समय में इंसान बने रहोगे, और साल भर के बाद पूर्णतः जो तुम अच्छे से इंसान बन जाओगे। और फिर जो है मैं जो इंतजार करता रहा, तब तक उसी समय तुम्हारे पिताजी जंगल में शिकार खेलने गए थे, मैं उनके पीछे लग गया और बाकी आगे की कहानी तुमको पता है। और इस तरीके से मेरा जो बंदर बनने का वाक़या है। तो उस राजकुमार ने अपने पत्नी से कहा कि देखो, तुमको अपने पिताजी से भी, अपने राज्य के लोगों से भी मिलाना है। क्योंकि यहाँ पर जो राजा साहब थे उनको इकलौती मात्र एक ही बेटी थी। तो उस राजा ने कहा, बेटा अरे यहाँ पर भी कोई है नहीं, यहाँ का भी राजपाट तुम ही ले लो और तुम ही संभालो, अपने ही राज्य में मिला लो। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन कुछ देर जब तक आप जीवित हैं तब तक आप काम करिए, पहले मैं अपने पत्नी को अपने पिताजी से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। और इस तरीके से वह अपने उस पत्नी को लेकर के अपने उस राज्य में चला जाता है और कुछ समय बाद इस राजा का भी निधन हो जाता है और वह इस राज्य को भी अपने राज्य में मिला करके राज्य करना शुरू कर देता है। तो बस इस तरीके से उस राजा ने अपनी उस बेटी की शादी जो बंदर के साथ में किया था। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में मैं इस तरीके से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ ज़बरदस्त तरीके से लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।